अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। आज हम क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ अहम खबरों को डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ अहम पॉइंट्स को भी जो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो वर्ल्ड मार्केट क्रिप्टो को रिलेट करती है। अब डॉलर कॉस्ट एवरेज को कुछ आप इस तरीके से समझ लीजिए। अब ग्रुप की गाइड में टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में जाएंगे तो डिटेल चीज़ें देख सकते हैं। मैं थोड़ा एक रिव्यू देना चाहूँगा आपको कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, सपोज दैट कि आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं $1000 का, तो आप उसको $1000 को डिवाइड कर देते हैं 100 डॉलर में। आप बिटकॉइन को एक ही दफ़ा $1000 का खरीदने के बजाय हर हफ्ते या हर महीने या हर रोज़ जो है वो $100 का खरीदते हैं। इस तरीके से आप 10 दिन में बिटकॉइन को अलग अलग प्राइसेस में खरीदते हैं। एक इसको आप समझ लीजिए डॉलर कॉस्ट एवरेज के तहत जो है वो बिटकॉइन को खरीदना। दूसरा एक चीज़ ये होती है कि सपोज दैट कि आपने बिटकॉइन को खरीदा हुआ है $1000 का, और बिटकॉइन जो है वो नीचे गिर के $500 का हो गया। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो? तो नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि बिटकॉइन $500 से उठ के जो है वो $600 पे जाता है, तो आप थोड़ी सी अमाउंट सेल ऑफ कर देते हो, और जो और उसी का जो प्रॉफिट होगा, यानी कि थोड़ी सी अमाउंट जो है आप सेल ऑफ कर देते हो, और फिर उसका बाय ऑर्डर जो दोबारा से $500 पे लगा देते हो। तो बिटकॉइन दोबारा से जब $500 पे आएगा तो वो बाय आउट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से आपके नंबर ऑफ बिटकॉइन जो है वो इंक्रीज होते रहेंगे। तो बेयर मार्केट की जो सिचुएशन होती है उसमें कुछ इस तरीके से किया जाता है कि इस तरीके से डीए किया जाता है कि थोड़ा सा ऊपर जाता है तो थोड़ी सी अमाउंट सेल ऑफ कर दी जाती है, फिर उसका बाय ऑर्डर नीचे लगा दिया जाता है कि फिर जब थोड़ा सा नीचे आएगा तो वो बाय आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं, और फिर जब बुल रन आता है या मार्केट अपनी रिकवरी पोजीशन पे आती है तो फिर वहां पर जो है वो आप उसको सेल ऑफ करते हो। शॉर्ट की पोजीशन जो है वो उस पोजीशन से लगाई जाती है जहां पर आप सेल ऑफ करते हो। जब बिटकॉइन 70,000 पे था, 60,000 पे था, वो पोजीशन थी बिटकॉइन के शॉर्ट लगाने की, जिसको हम पिवट भी बोलते हैं। जब फेडरल इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो यूएसए का फेडरल इंटरेस्ट रेट है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू करता है, कम करना शुरू करता है, बढ़ाते हुए कम करना शुरू करता है, कम करते हुए बढ़ाना शुरू करता है, तो उसको पिवट कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो है वो लॉन्ग एंड शॉर्ट की लॉन्ग टर्म पोजीशन जो 6 यानी कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक की होती हैं, लोग इस तरीके से जो उसको मेंटेन करते हैं। तो आपको बात समझ आ चुकी होगी कि डॉलर कॉस्ट एवरेज क्या होता है। अगर आपने ऊपर खरीदा है, बेयर मार्केट में किस तरीके से आप बाय एंड सेल आउट करते हो, थोड़ा सा बेच के फिर दोबारा से थोड़ा सा खरीद लेते हो, और शॉर्ट एंड लॉन्ग की पोजीशन किस जगह पे जो मेंटेन आउट होती है। एट लास्ट जो उसको थोड़ा सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हवाले से कुछ चीज़ों को कवर अप करता शुरू करूँ कि अब रियल क्योसिकी की एक रिसेंट ट्वीट थी तकरीबन जून की। उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 17,000 से 18,000 तक आएगा। जब 17,000 18,000 पे आया तो उन्होंने बाय आउट नहीं किया। उन्होंने नेक्स्ट ट्वीट की कि बिटकॉइन 3,000, आई थिंक 11,000 तक भी जा सकता है, 3,000 तक भी जो है वो बिटकॉइन जा सकता है। उसको हमने डिटेल डिस्कस किया था। तो साथ में उनका उसके आगे ये कहना था कि बिटकॉइन अगर नहीं जाता है इतना नीचे, 11,000 तक नहीं जाता, तो वो वेट करेंगे मार्केट के कैपिचुलेट होने का, यानी कि मार्केट से जो वीक ट्रेडर हैं उनके एग्जिट होने का। और एक दफ़ा मार्केट से वीक ट्रेडर एग्जिट हो जाएगा तो फिर वो एंट्री लेंगे। फॉर्मर यूएस रेगुलेटर लिंक्स एफटीएक्स एंड सैम बैंकमैन फ्राइड टू ब्रेनी मैडॉफ एंड हिज पॉन्जी स्कीम। अब जाहिर सी बात है कि टेरर लूना प्रोजेक्ट हो गया, एफटीएक्स हो गया, एक तरीके से पॉन्जी स्कीम ही होता है। जब इनका आखिर में जो ये सिचुएशन हो जाती है, इनके साथ इस तरीके से कोलैप्स करते हैं, तो इनको पॉन्जी स्कीम्स ही कहा जाता है। ऑल्दो कि किसी भी प्रोजेक्ट का पॉन्जी स्कीम होना उसी वक्त साबित होता है कि जब उसका साथ जो है इस किस्म का क्रैश हो जाता है। पीटर स्किफ जो बिटकॉइन के काफ़ी ज़्यादा मुखालिफ रहते हैं, सेज बिटकॉइन स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू फॉल, वैल्यूज बीटीसी एट 10K। बिटकॉइन कितना क्रैश कर सकता है, पीटर स्किफ जो है वो अच्छी सिचुएशन हमें इसकी जो है वो प्रोडिक्शन देते हैं, क्योंकि पीटर स्किफ जो है हमेशा बिटकॉइन के अगेंस्ट रहते हैं। इनकी ज़्यादातर फोकस जो है वो गोल्ड पे रहता है, और रियल क्योसिकी का फोकस जो है वो गोल्ड, सिल्वर और बीटीसी पे रहता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एलन मस्क एंड जैक डॉर्सी एड्रेसेस सजेशन टू अलाउ लेस ऑटोनोमिटी ऑन ट्विटर। अब इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ फ्यूचर के हवाले से जो कुछ शेयर आउट करते चलूँ। एलन मस्क एंड जैक डॉर्सी ने ट्विटर को लीव किया, उसके बाद एलन मस्क ने उसको जो है वो खरीदा। ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरे साल में जो है वो यही हुआ है, जो कि तकरीबन जनवरी से लेकर जो नवंबर तक हुआ। अब इस वक्त जैक डॉर्सी वेब 3.0, वेब डेवलपमेंट, वेब 5 के हवाले से, स्लैक के हवाले से काम कर रहे हैं, और बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। और एलन मस्क जो है वो इस वक्त सीजी बाइनेंस के साथ जो है ट्विटर के साथ कुछ वेब 3.0, कुछ पेमेंट ट्रांसफर वगैरह के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो करने जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में जैक डॉर्सी और एलन मस्क के हवाले से जो है आपको और खबरें मिलेंगी, जिसमें डिफरेंट कोलैप्स बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें, वेब 5 कह लीजिए या वेब 3.0 कह लीजिए, इस हवाले से काफ़ी सारे इनके कोलैप्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, तो शायद जो है वो आपको कुछ चीज़ें समझने में आसानी हो। साउथ कोरिया फ्रीज 104 मिलियन इन एसेट बिलोंग टू टेरा को फाउंडर। अब टेरा के जो को फाउंडर हैं उनके भी एसेट जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए। अब आप इसकी डिटेल में जाके जो है वो उसको पढ़ लीजिएगा। मेरा मकसद इस खबर को आपके साथ शेयर करने का ये है कि जो टेरा का को फाउंडर होगा उसके पास जो एसेट होगा
वो यूएस जो टेरा का स्टेबल कॉइन है या उसमें होगा या टेरा लूना में होगा या लूना क्लासिक में होगा। तो जाहिर सी बात है कि टेरा लूना, लूना क्लासिक या टेरा लूना का जो यूएसडी है वो तमाम चीज़ें जो है वो क्लैप्स कर चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है उसके एसेट भी जो है वो क्लैप्स कर चुके होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साउथ कोरिया ने जो है वो 104 मिलियन डॉलर के उसके एसेट्स को फ्रीज कराए। तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसकी ऑल इन्वेस्टमेंट, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट टेरा लूना के अंदर नहीं थी। ऑल्दो कि वो टेरा लूना का को फाउंडर था, लेकिन टेरा लूना के कोलैप्स होने से उसके एसेट में फ़र्क नहीं पड़ा। स्टिल उसके पास जो है वो 104 मिलियन डॉलर के एसेट मौजूद हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो उस हवाले से आप याद रखें कि उस प्रोजेक्ट का सीईओ जो होता है या को फाउंडर जो होता है वो भी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट में नहीं करता। तो आप किस हवाले से, किस रेफरेंस के साथ जो है उस प्रोजेक्ट में सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो इसी को कहते हैं। रिकॉल करा दूं 24 नवंबर एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स पाकिस्तान टाइम मुताबिक रात 12 बजे होंगे और रात 12 बजे जो बॉट ट्रेडिंग करते हैं उनके बॉट भी जो रीसेट होते हैं। इस वजह से मार्केट जो है वो पंप लेती है रात 12 बजे के करीब। ये वो ड्यूरेशन होगा जो कि एक हाईली फ्लक्चुएटिंग रीजन जो है वो क्रिएट कर सकता है, पोजीशन हो सकती है। क्योंकि 12 से जो है वो तकरीबन रात 2 तक का टाइम जो है वो बॉट रीसेट की वजह से फ्लक्चुएशंस होती है। बिटकॉइन थोड़ा बहुत ऊपर जाता है और इधर कभी नीचे भी जाता है। लेकिन उस सिचुएशन में जब एफओएमसी के मीटिंग के मिनट्स भी रिलीज हो रहे होंगे तो ओवरऑल सिचुएशन मोर पैनिक, और ज़्यादा पैनिक होगी। तो आपको और ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो नज़र आएंगी जो नॉर्मल फ्लक्चुएशन से काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। फ्यूचर इंडिसेस देखें तो इस वक्त ओपन है, हमें नेगेटिव में नज़र आते हैं और मेजर इंडिसेस इस वक्त क्लोज हैं। राउंड अबाउट इसकी टाइमिंग, ओपनिंग की टाइमिंग भी जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। स्टिल यूएसडीटी का जो पैग है 1 मेंटेन है, 1 के करीब जो है वो नहीं है। यूएसडीसी जो है वो आपको स्टेबल नज़र आता है। एक्सआरपी टॉप 7 में और कार्डानो जो टॉप 8 में नज़र आता है। इसको थोड़ा सा क्रिप्टो बबल के हवाले से भी जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मल्टीपल्स कॉइन जो है वो हमें एक करेक्शन में नज़र आते हैं, मार्केट रेड नज़र आती है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से देखें तो बीटीसी 0.1% गेन के साथ और इथेरियम 5% लॉस के साथ है। तो यूएसडीटी की डोमिनेंस कहीं ना कहीं बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। ऑल्ट कॉइन से सारा पैसा निकल के जो है वो यूएसडीटी में नज़र आ रहा है, जो कि यूएसडीटी और बिटकॉइन में नज़र आ रहा है, जो कि दोनों को जो वो एक जो क्रिप्टो के ऑल्ट कॉइन्स को एक क्रैश और जो है वो दिखा सकता है। वीकली टाइम फ्रेम में देख लें तो ओकीबी ने अच्छा परफॉर्म किया, सीआरओ ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इस करंट सिचुएशन में जो सोलाना का हाल होना था हुआ है एफटीएक्स की सिचुएशन के बाद, वही चीज़ें हमें ओकीबी में भी नज़र आ सकती थी। लेकिन ओकीबी की ओवरऑल परफॉर्मेंस इस वक्त तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है, उस तरीके से अपने आप को जो है वो क्रैश नहीं होने देता, कहीं ना कहीं आके जो है वो अपने आप को संभाल लेता है। एक पॉइंट के बारे से एक पोस्ट हमने जो है वो डिस्कस की थी पोर्टफोलियो से रिलेटेड। 30 दिसंबर स्टिल जो है वो ऑप्शंस की जो एक्सपायरी वो तकरीबन 20,000 के करीब है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट और वॉल्यूम नज़र आता है। नेक्स्ट हमें नज़र आता है ओपन इंटरेस्ट जो है वो 25 नवंबर की एक्सपायरी में। लेकिन डिफरेंस जो है वो कॉल एंड पुट का जो है वो तकरीबन ट्वाइस से भी जो है वो ज़्यादा है। 30 दिसंबर का कम है, इतना ज़्यादा नहीं कह सकते कंसिडर, लेकिन आप देख सकते हैं 25 नवंबर का जो कॉल एंड पुट का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो 25 नवंबर को देख लेते हैं कि ऑप्शंस के ट्रेडर्स जो हैं वो बिटकॉइन की मैक्सिमम प्राइस तकरीबन 18,000 के करीब देख रहे हैं। ऑल्दो कि कोई भी इस वक्त जो है वो बिटकॉइन की ऑप्शंस की प्राइस जो है वो मैक्सिमम प्राइस जो है वो बिटकॉइन के एक्चुअल प्राइस से नीचे नहीं देख रहा है। तो ऑल्दो कि कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बिटकॉइन इसी रेंज में रहेगा, ट्रैवल आउट करेगा। आइदर की कोई और इस किस्म की खबर नहीं आती तो बिटकॉइन को लो लेवल पे ले जा सके। इथेरियम एसएनएम जो है सेलिंग प्रेशर में नजर आता है, बाइंग प्रेशर में क्रीम एलटीसी जो कि प्रूफ ऑफ वर्क का कॉइन है। WBTC ये ख़तरनाक है। WBTC जो है वो पैच BTC ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आइदर वो इथेरियम का हो या BTC का हो। पैच BTC जो, अब पैच BTC आपको नहीं पता क्या होता है तो आप ग्रुप गाइड में जाके डिटेल चीज़ों को देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। पैच BTC एक तरह का नकली BTC समझ लो, या बाइनेंस चेन के ऊपर BTC, जो कि आप अपना ओरिजिनल BTC बाइनेंस के पास रखवा दो तो बाइनेंस आपको पैच BTC दे देता है, पैच इथेरियम दे देता है। इसी तरीके से डिफरेंट जो है वो इकोसिस्टम भी जो है वो ये काम करते हैं। अब जब आप वापस लेने जाओगे अगर उनके पास नहीं होगा तो पैच BTC का जो पैग है वो मेंटेन अनमेंटेन हो जाता है। जैसे एक USDT बराबर होता है $1 के, वैसी तरीके से एक बिटकॉइन बराबर होगा एक वॉट बिटकॉइन के, यानी कि पैच BTC के, WBTC के। जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो उसकी प्राइस नीचे गिरने लग जाएगी और फिर जो है वो मार्केट क्रैश लेती है। जैसा कि $30,000 से जब बिटकॉइन क्रैश करके 26,000 तक डॉलर तक आया था तो इथेरियम का पैग अनमेंटेन हुआ, तो USDT के पैग्स अनमेंटेन हुए थे और साथ में टेरा लूना का USD है उसके पैग अनमेंटेन हुए थे और सेल्सियस के कुछ पैग अनमेंटेन हुए थे जो वॉट इथेरियम के थे और वो भी अनपैक हुए थे जिन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी
इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक में, यानी कि आप अपना इथेरियम हमारे पास रखवा दें, हम बदले में आपको जो है वो ST इथेरियम देंगे, आप उससे ट्रेड करो, जो दिल चाहे करो, और 10% आपको मिलेगा, उसमें प्रॉफिट भी मिलेगा, और आपका ओरिजिनल इथेरियम जो है वो हम कलेक्ट करके इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक में जो है वो लॉक कर देंगे। तो इन तमाम चीज़ों को डिटेल डिस्कस किया है, जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हमारी जो डेली वीडियो होती है उसमें डिटेल डिस्कस करते हैं, ताकि इसी वजह से जो हम अपनी डेली वीडियो को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं, कोर्स से भी ज़्यादा अहमियत जो वो डेली वीडियो को इसलिए दी जाती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट डिस्कस किया जाता है। 9 घंटे 22 मिनट बाद जो मार्केट वेरिएट करेगी, फ्यूचर इंडिसेस की पोजीशन 8 घंटे के बाद जैसी होगी, उस हिसाब से जो है वो S&P 500 इंडेक्स की वेरिएशन होगी, वही चीज़ जो है बिटकॉइन फॉलो अप करेगा, अगर कोई बड़ा फ्लक्चुएशन हमें देखने को नहीं मिलता। और उम्मीद है कि आज का दिन जो है वो अच्छा हो क्रिप्टो के लिए भी, और S&P 500 इंडेक्स के लिए जो ओवरऑल डॉलर करंसी इंडेक्स की सिचुएशन है वो यही बता रही है। अब डॉलर करंसी इंडेक्स की सिचुएशन से हटकर थोड़ा सा देख लें, अगर टोटल लिक्विडेशंस को देख लें, तो कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस को कुछ वॉल्यूम मिल रहा है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन है कि कहीं ना कहीं वो ट्रेडर्स को जो है वो प्रॉफिट थोड़ा बहुत अर्न करने देंगे। और अगर बिटकॉइन के रिजर्व के हवाले से देखें, तो FTX के पास स्टिल 7 BTC मौजूद हैं, और ये सिचुएशन हमें जो है वो देखने को मिलती है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ ले जाऊँ तो थोड़ा सा समझ लीजिए, हमें मल्टीपल फ्लक्चुएशंस नज़र आती है। अब इस पोजीशन पे बिटकॉइन के रिजर्व के हवाले से गैस करना कि जो एक्चुअल पोजीशन है, इसके हवाले से बिटकॉइन कहीं ना कहीं रिकवरी ले लेगा, तो ये गलत होगा। इधर यहाँ से आप कोई सिचुएशन क्रैश की तो कंसीडर कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, लेकिन रिकवरी की कोई पोजीशन इस सिचुएशन से नहीं कर सकते, क्योंकि रिजर्व में हाईली फ्लक्चुएशन हमें नज़र आती है। कोई ये सिचुएशन हो, जैसे आप देख सकते हो कर्व बन रहा है, डंप किया, साइडवेज मूवमेंट है, फिर अप चला गया, फिर आप देखो साइडवेज मूवमेंट है, डाउन चला गया, फिर एक कर्व बनाया, फिर डाउन चला गया, इसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ये इस सिचुएशन में प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये जो हैवी फ्लक्चुएशन है, मतलब कोई BTC बहुत ज़्यादा लेकर आ रहा है, लेकर जा रहा है, तो बुल एंड बेयर की एक हैवी फाइट इस सिचुएशन में चल रही है, जहाँ पे बिटकॉइन को एक हैवी बाइंग प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए। किसी इंस्टीट्यूशन को बिटकॉइन में ज़रूर एंट्री लेनी चाहिए। तो वेल्स शायद इस वक्त नहीं चाहती कि बिटकॉइन में जो है वो इंस्टीट्यूशंस एंट्री लें, इसी वजह से जो है वो इस डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है। और इससे पहले भी मैंने आपको इसको जो शेयर आउट किया बिटकॉइन मेमोरी पूल की वीडियो ऑन चेन एनालिसिस की, जिसमें जो है वो लाइव इन तमाम चीज़ों को आपके साथ डिस्कस किया है, किस तरीके से एक ही बंदा सेम BTC को जो डिफरेंट वॉलेट्स में जो है वो घुमा रहा होता है। 16,183 सेम वही चीज़ें को फॉलो अप करा, और ये तमाम चीज़ें तकरीबन 4 अक्टूबर से पहले से फॉलो अप करा। 44 मूविंग एवरेज, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन को कुछ खासा डिफरेंस नहीं है। सेलिंग प्रेशर हमें कुछ नज़र आया, बाइंग प्रेशर नहीं है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल नीचे आ चुका है, जिसको हमने आपके साथ जो डिस्कस किया था कि इस रेंज में 16,500 की जो रेंज है, कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि बिटकॉइन के पॉइंट ऑफ कंट्रोल को इस रेंज तक लाया जाए, जो कि 16,200 है। अब नेक्स्ट जो है वो ये वाला रीजन देखिए, यहाँ पे हमें सेलिंग बाय प्रेशर नज़र आता था वॉल्यूम, जिसके बाद बिटकॉइन ने रिकवरी के लिए स्टिल इस पोजीशन को बिटकॉइन मेंटेन कर रहा है। थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, तो यहाँ पर भी हम देखें तो हमें मल्टीपल इस पूरी रेंज में अगर आप देखें तो हैवी बाय ऑर्डर आपको इस पोजीशन में नज़र आता है। सेम यहीं पर आपको दोबारा से वॉल्यूम नज़र आता है, और सेम इसी जगह पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल नज़र मीन्स दैट कि कोई वेल है या बायर है या सेलर है, वो इस रेंज को जो कि तकरीबन बनती है 15,925, वहाँ पे बिटकॉइन को जो है वो रोकना चाहता है, कहीं न कहीं सपोर्ट देने की जो है वो कोशिश करता है। इसलिए आपको हैवी यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल नज़र आता है कि बिटकॉइन को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने की कोशिश की गई, ताकि वो रिकवर करे। इससे पहले 8 नवंबर को, 8 नवंबर के बाद 14 नवंबर को, 14 नवंबर के बाद 21 नवंबर को ये सिचुएशन क्रिएट की गई, तो आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल समझने में जो वो मदद मिली होगी। वीकली टाइम फ्रेम को हम जो है वो तकरीबन इस पोजीशन से डिस्कस नहीं करें, जब से 300 मूविंग एवरेज को जो है वो की रेजिस्टेंस को तोड़ा है, और इसको तोड़ने में तकरीबन उसको यानी कि 13 जून से लेकर 7 नवंबर तक का जो टाइम जो है वो लगा। अब इसके बाद ये थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चुएट करेगा, तब हम जो है वो वीकली टाइम फ्रेम को आपके साथ इसके साथ डिस्कस करेंगे। स्टिल जो हम वीकली टाइम फ्रेम को आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाता है तो 22,000 तक हमें जो सेलिंग ऑर्डर नज़र आता है, कहीं ना कहीं बिटकॉइन को रोकने की कोशिश की जाएगी। ऑल दो के लास्ट बिटकॉइन को रोकने की कोशिश जो है वो 22,000 भी की जाएगी, मतलब 22,000 से ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा करंट सिचुएशन में, जो कि ऑर्डर बुक के हिसाब से हमें नज़र आती है। और आप बाइंग प्रेशर देखो तो 15,000 से बिटकॉइन को नीचे जाने नहीं दिया जाएगा। 15,000 पे हैवी बाय ऑर्डर हमें नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी 15,000 के राउंड अबाउट बिटकॉइन को रोका जाए। 15,000 से जो तकरीबन 20,000 और ये 15,000 से 22,000 तक की रेंज है, साइडवेज मूवमेंट जो बिटकॉइन की इस वक्त चल रही है। अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें बाय एंड सेल के वाले से, अगर इस पोजीशन से बिटकॉइन ऊपर जाता है, तो हमें कोई खास से फिक्स पोजीशन पे सेलिंग ऑर्डर नज़र नहीं आते। 17,246 पे कुछ ऑर्डर्स नज़र आते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकते हैं। अगर आप बाइंग का देखें, जो सपोर्ट देखें, वो हमें 15,000 पे ही नज़र आती है, और इस रीजन में नज़र आती है, जो कि तकरीबन 15,949 है।
जो कि लास्ट टाइम जो है वो 2 दिन तक जो है वो वेल्स का वीक पॉइंट ऑफ कंट्रोल रहा है। तो अगर इस रेंज से नीचे आ जाता है 15,994 तो नेक्स्ट में 15,000, और इस रेंज से भी अगर नीचे आ जाता है तो फिर हमें एट करंट सिचुएशन के हिसाब से जो बाइंग ऑर्डर होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पे मैक्सिमम बाइंग ऑर्डर होंगे वहाँ पे बिटकॉइन को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकती है। तकरीबन सपोज रेट के अगर 12,000 पे हमें 6,000 नज़र आ रहे हैं और यहाँ 19,000 नज़र आ रहे हैं, तो अगर 12,000 पे हमें यहाँ पे 12,000 या 13,000 बीटीसी के बाय ऑर्डर नज़र आते हैं तो बिटकॉइन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्रिएट हो जाएगा। और पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्रिएट होने के बाद डिफरेंट जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस आता है, वो भी जो है वो फिर बाय आउट करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में जो भी राय कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और साथ में ये बात याद रखिएगा कि तकरीबन 8 घंटे 16 मिनट के बाद जो है वो फ्यूचर इंडेक्सेस जो है S&P 500 ई-मिनी फ्यूचर्स है उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा, ताकि आपको S&P 500 इंडेक्स की ओपनिंग और इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो में क्या होगा उस हवाले से कुछ चीज़ों को गैस करने में मदद मिल सके। फिलहाल तक के लिए इतना ही। फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। नासिर फ़ी अमान अल्लाह।